नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 के इस सेशन में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी। एट द सेम टाइम वी डू रिविजन एज वेल, राइट। सो आज का टॉपिक जो है वो हम लोग इस न्यूज़ से लेंगे, जहाँ पर बोला गया है दैट अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा अगर हमारा अर्थ का टेम्परेचर भाग गया, तब एक मास स्केल में हमें कोरल ब्लीचिंग्स भी देखना पड़ सकता है। ऑल कोरल विल सफर सीवियर ब्लीचिंग। देख रहे हो, अगर ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा भाग गया फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। नाउ मैं इस पे क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। जैसे पढ़ते रहेंगे ना, यही तो बता रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा एंड स्टिल आप लोग इसको रिवीजन करना चाहते हो तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि ओशनोग्राफी में क्लियरली मेंशन किया हुआ कोरल ब्लीचिंग है यार, टॉपिक में मेंशन है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना। कोरल्स ये सब क्या होता है, ये सब तो खैर आप लोगों को पता है क्या होता है, बट आपने देखा होगा शायद कभी भी यूट्यूब वीडियोज़ में या फिर कहीं पर भी, दैट इस टाइप के जो है ना अजीब टाइप के रंग बिरंगे क्रिएचर्स हमें देखने को मिलता है ओशंस के भीतर, राइट ना। यही है कोरल्स ना। इनकी रंग बिरंगी ये जो अलग अलग रंग है ना, देख लो, ब्राउन कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, तो ये कलर्स आते कहाँ से भैया? ये आता है एक एल्गी से जिनका नाम होता है जूज़ैंथले, राइट। तो अगर बाई चांस सोचो, अब क्या होता है ना, कोरल्स भी जो पैदा होते हैं ना, मतलब इनका जो फेवरेबल हैबिटाट होता है, उनके लिए भी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे टेम्परेचर इतना होना चाहिए, वहाँ पर आपका जाके थोड़ा करंट्स बहना चाहिए, वहाँ पर फ्रेश वाटर नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलिनिटी होनी चाहिए। तो इस टाइप से कंडीशंस होती हैं। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ही यहाँ पे हमें कोरल्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो अगर सोचो कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाए इनके इन्वायरमेंट के आजू बाजू, इनका इन्वायरमेंट क्या है, ये वाटर बॉडीज ही है, राइट। तो अगर सोचो इनके वाटर बॉडीज में हीट अगर एक जो लिमिट से है वो उससे ज़्यादा एक्सटेंड कर गया, सोचो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, है ना, इतना ज़्यादा क्या 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, राइट। तो अगर इतना हद से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। कोरल ब्लीचिंग होना मतलब ये जो एल्गी है ना, जूज़ैंथले, ये लॉस हो जाता है फ्रॉम द कोरल्स, जिसके कारण ये कोरल्स जो है कुछ इस टाइप के बन जाता है, जहाँ पर कोरल्स में हमें वाइट कलर्स देखने को मिलता है। और जब ऐसा हो जाता है ना तो इट लीड्स टू द डेथ ऑफ कोरल। मतलब सोचो यहाँ पे जो है, दिस इज लाइव कोरल, राइट, एंड दिस इज द कंडीशन जहां पर कोरल डेथ भी होने की प्रोबेबिलिटी है। नाउ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी है? सर आपने तो यहाँ पे बोला दैट अगर व्हाइट कलर हो गया तो कोरल डेथ हो गया। देखो, डेथ नहीं होता है एक्चुअली में। इनिशियल स्टेजेस में जो जब व्हाइट कलर आता है ना, मतलब वो कोरल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, राइट। अगर जल्दी से कंडीशंस को सुधार लिया गया तो वो फिर से अपना मतलब जो लाइफ है उसको अटेंड कर सकता है ना। मतलब देयर इज अ स्टिल एक जस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। उस जेस्टेशन पीरियड के बाहर में अगर चला गया तब लेकिन कोरल डाई हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये देखो यहाँ पे क्लियरली बोला भी गया क्या क्या स्ट्रेस क्या फेस किया जाता है। टेम्परेचर, अगर हद से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, अगर लाइट सोचो मिल ही नहीं रहा है, एक पर्टिकुलर लाइट तो होना चाहिए ना जी, क्योंकि देखो ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, ये भी तो अपना खाना पाना पीना बनाता है ना जी, है ना। तो इनको अगर प्रॉपरली लाइट ना मिले, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट इन्हें ना मिले तो क्या होगा इनके साथ? ये जो एल्गी है ना, यह एक्सपेल आउट हो जाएंगे फ्रॉम दिस क्रिएचर, राइट, जिसके कारण जो है बचेगा क्या, बाबा जी का ठुल्लू, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ही मात्र बचेगा। समझ रहे हो बात ना। आप बोलिएगा सर ये कैल्शियम कार्बोनेट को भी बहुत फायदा होता है, इससे भी बहुत कुछ चीज़ें जैसे फर्टिलाइजर्स बनती है और भी बहुत कुछ चीज़ें दवाइयाँ बनती है, ठीक है। तो खैर वो बात की बात होगी। इसका मतलब ये नहीं ना जी दैट इन कोरल्स को आप माइन करके आप फर्टिलाइजर बनाओ ना, ना ऐसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब किसी का हत्या करके आप खुद फायदे में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सब बनाने के लिए और भी अलग अलग प्रोविजंस भी है, राइट। तो हमें ये सिचुएशन जानना पड़ेगा, राइट। नाउ ड्यू टू द लॉस ऑफ पिगमेंट प्रोड्यूसिंग जूज़ैंथले, दैट ये जो पिगमेंट जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, जिसके कारण ये डिफरेंट कलरफुल बहुत खूबसूरत सा लगता है ना। तो इसी के कारण यह बेसिकली कोरल ब्लीचिंग हमें देखने को मिलता है। बट क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कोरल जो है ये स्ट्रेस इनिशियल स्टेज में जो है ये स्ट्रेसफुल होता है, जिसके कारण ये रंग जो है चले जाते हैं। बट अगर वो स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाए तो कोरल जो है वो फिर से रिवाइव कर सकता है। नाउ बात करेंगे
कॉजेस के, क्या क्या रीजंस होते हैं कोरल ब्लीचिंग के भैया? देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला ना आपको, इनिशियल मैंने स्टार्टिंग में ही बोला दैट मीन एनुअल टेम्परेचर जो है ना, जो कि कोरल को चाहिए जिससे वो आराम से उस रीजन में जी सकता है, वह है 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर। बट हम क्या देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर पूरा दुनिया ही गर्म हो रही है, अल नीनो इवेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं। देखो वैसे भी बोला जाता है अल नीनो इवेंट के कारण जो है ना बहुत कोरल ब्लीचिंग होता है, राइट? क्यों? क्योंकि वेस्टर्न पैसिफिक में जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसलिए ग्रेट बैरियर रीफ में जो बहुत ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया जो है ना जी, ऐसे ही तो ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है ना जी, है ना? तो ग्रेट बैरियर रीफ वाला जो साइड के मतलब कोरल्स है, इनका बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग हमें देखने को मिलता है, राइट? और वैसे भी आपको कोरल ट्रायंगल पता है कहाँ है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो वैसे आने वाले सेक्शन में हम लोग कल बता ही देंगे, बट एनीवेज आप वीडियो पॉज करके पहले लिखिए दैट कोरल ट्रायंगल किस रीजन को कहा जाता है, राइट? एक छोटा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, पापुआ न्यू गिनी भी है वहाँ पर, ठीक है? और भी 2 कंट्रीज कौन कौन है वो आपको नीचे अगर हो सके कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए, बाद में नहीं, बाद में तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना? क्योंकि देखो उस टाइप की चीज़ें है ना प्रीलिम्स में भी ये लोग खंगाल करके पूछ सकते हैं, यू नेवर नो, राइट? तो अगर कुछ ऐसा, इसलिए ना मैं कब सब बार बार बोता हूँ, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में आप प्रिपरेशन बिल्कुल कैरी आउट मत कीजिए, सब समय मेक श्योर कीजिए दैट मेंस पर्सपेक्टिव में ही आप प्रिपरेशन कैरी आउट कीजिए। प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद निकल जाता है ना? हाँ, प्रीलिम्स में भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत ज़रूर करना पड़ता है, वो मुझे पता है, बट हाँ वही चीज़ बोला गया। कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग क्या क्या है? पहला तो है राइज इन सी टेम्परेचर, है ना? डिफरेंट फैक्टर्स मैंने बताया ना, ग्लोबल वार्मिंग, अल नीनो, और बताइए तो और क्या आपने कोई फैक्टर देखा है? अरे बताओ भैया, अटलांटिक मेरिडोनियल ओशन सर्कुलेशन, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में है भाई, नहीं पढ़ा है क्या? तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न आप बिल्कुल मान सकते हो यार, क्योंकि इसमें भी तो कोई एक पर्टिकुलर रीजन में जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ओवरऑल ओशनिक टेम्परेचर बढ़ जाता है ना जी, वही चीज़ हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये भी देखो, अगेन मेरे भरोसे मत रहो, है ना? कोशिश करो खुद भी अपना इनपुट दो यार, मैं तो खैर बता ही दूंगा। एनीवेज, दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण कोरल ब्लीचिंग होता है वह है ओशनिक एसिडिफिकेशन। अब ओशनिक एसिडिफिकेशन होता क्या है? जब भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मतलब कार्बन की अमाउंट बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, कार्बन अमाउंट अगर बढ़ रही है तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो कार्बन जो है आपका जाकर ओशन भी एब्जॉर्ब कर ले। एब्सोल्युटली राइट। अगर सोचो ओशन ज़्यादा से ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से CO2 अगर एब्जॉर्ब करेगा ना तो वो बाइकार्बोनेट आयन बना लेगा। अब बाइकार्बोनेट आयन अगर बन गया ना तो इससे क्या होगा, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, वो जो कोरल जो था जब तक जूज़ैंथेले नहीं थे, या फिर जूज़ैंथेले तो आ जाता है ना, बट स्टिल वो क्या है, वो एक कैल्शियम कार्बोनेट ही ना है जी। अब अगर बाइकार्बोनेट अगर आयन बन गया ना तो वो कंज्यूम कर लेगा कार्बोनेट आयंस को, जिससे कैल्सिफिकेशन उस मतलब कोरल में नहीं होगा। तो इससे क्या होगा दैट कोरल ब्लीचिंग होने की प्रोबेबिलिटी जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? मतलब वो जो जूज़ैंथेले और तो वो तो खैर स्ट्रेस के कारण वो वहां से भाग जाएंगे, राइट? और बाद में क्या बचेगा, बाबा जी का ठुल्लू, दैट इज कैल्शियस स्केलेटन ही बचेगा। समझ रहे हो बात? तो इससे क्या हुआ, वही ना, वही पेल वाइट या फिर येलो वाला वो पार्ट बचा, मतलब अगेन क्या हुआ, कोरल ब्लीचिंग, राइट? नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है सोलर रेडिएशन या फिर यूवी रेडिएशन। मैंने बोला ना, कोरल अगर देख लीजिएगा वो अराउंड, पता है 0.1% ऑफ द ओशन में सिर्फ कोरल आपको मिलेगा, बट स्टिल अगर देखो जितना भी ओशन है उतना उसका 0.1% में आपको कोरल मिल रहा है। बट पता है कितना ओशनिक डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को ये मेंटेन करता है, अराउंड 25%। शॉक हो गए ना? तो आप खुद सोचो, इतना परसेंट में सिर्फ कोरल है, और उसमें भी जो कोरल वाले रीजन में जो 25% ऑफ द ओशनिक बायोडाइवर्सिटी जो है ना वहां से मिलता है, राइट? तो बायोडाइवर्सिटी होगा कहाँ से भैया? अगर उस रीजन में डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी जैसे प्लैंक्टॉन्स, नेक्टॉन्स स्पीशीज को जो वहां पे फूड मिले तभी ना वो वहां पे आएंगे जी। कॉमन सेंस लगाओ ना, है ना? और वो अब उनको फूड कहाँ से मिलेगा, है ना? कोई आके पकाएगा क्या, शेफ बना पकाएगा नहीं ना? तो कहाँ से होगा? अगर वहां पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो, अगर वहां पर प्रॉपर सनलाइट अवेलेबल हो, क्योंकि सनलाइट अगर जब तक नहीं होगा तो कैसे फूड बनेगा वहां पर, है ना? क्योंकि वो भी तो फोटिक जोन ही ना ऑफ वाटर ही ना होता है जी। पता है ना फोटिक जोन क्या होता है? अभी जो मैंने ये लेक्चर दिया, नेक्टॉन्स क्या होता है, प्लैंक्टॉन्स क्या होता है, नहीं पता है तो भैया पढ़ो, बुक पढ़ो,
अगर बुक भी खुद से भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आओ, स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड करो, एडमिशन लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस में भी चल रही है ना। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर में कॉल या फिर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, राइट। बट मेक श्योर कीजिए दैट खुद इन ये छोटे छोटे टर्म्स है ना, इन टर्म्स को जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि टर्म्स नहीं जानिएगा तो ये तो खैर एक छोटा सा टॉपिक है मेरे भाई, ये पूरा पढ़ा हुआ है, पूरा ओशनोग्राफी पढ़ा हुआ है, पूरा आपका इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे जगह में जहाँ पे इन टाइप के छोटे छोटे टर्म्स आपको, जो फोटिक जोन क्या होता है, लिटोरल जोन्स क्या होता है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एनीवेज, तो वही चीज़ बोल रहा हूँ दैट प्रॉपर सोलर रेडिएशंस एंड यूवी रेडिएशंस अगर ना मिले तो वो अपना खाना पकाएंगे, तो कैसे पकाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यही चीज़ तो बोला जा रहा है, अगर ट्रॉपिकल वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो उसके कारण जो है ना इस टाइप की रेडिएशंस अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट सोलर मतलब डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पर ऑलरेडी पहले से कोरल्स है वो इम्पैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसके कारण कोरल ब्लीचिंग भी होता है, राइट। और यहाँ पे क्लियरली देखो, हम लोगों ने और भी पढ़ा हुआ है दैट कोरल, क्लियरली लिखा कोरल जो है दे कैन नॉट सर्वाइव इन डीपर वाटर, है ना। इन्हें मैंने वही ना बोला, फोटिक जोन चाहिए, फोटिक जोन, है ना। फोटिक जोन क्या होता है, यूजुअली ज़्यादा से अराउंड 200 मीटर तक का डिस्टेंस में बेसिकली हमें देखने को मिलता है। बट अगर हम लोग कोरल्स की बात करें तो ये ज़्यादा डीपर वाटर्स में बिल्कुल नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है, सनलाइट की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हुए। और भी अगर रीजंस देख लोगे जिसके कारण कोरल ब्लीचिंग होता है, वो एक तो है इन्फेक्शियस डिजीज। अब क्या होता है, देखो जब भी अगर वार्मिंग बढ़ेगा कोई भी रीजन में, तो हमें पता है ना जितना गर्मी है उतना ज़्यादा माइक्रोब्स को एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है दैट वो अपने आप को म्यूटेट कर सके, वो अपने आप को ज़्यादा फैला सके, ठीक है। तो वैसे ही अगर ओशन में भी वार्मिंग बढ़ता है ना, तो वहाँ पर भी बैक्टीरियाज की जो म्यूटेशंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बैक्टीरियाज अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट करता है। इससे क्या होता है दैट ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसिंग एल्गी जो क्या कोरल्स में रहता है ना, उनको प्रॉपरली बेसिकली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, या फिर क्या होता है दैट ये बैक्टीरियाज जो है ये अटैक कर देते हैं कोरल के कारण, जिसके कारण बहुत सारे डिजीजेस हमें कोरल्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कोरल प्लेग, व्हाइट बैंड डिजीज, ब्लैक बैंड डिजीज। अगर सोचो आपको कल प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन पूछ रहा है दैट बताओ भैया रिसेंटली व्हाइट बैंड डिजीज वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, है ना, आपको बोल देगा दैट कुछ भी है ना, डिजीज अकरिंग ऑफ पोस्ट कोविड, है ना। क्योंकि ये टाइप का तो न्यूज़ बहुत चल रहा है ना, पोस्ट कोविड में बहुत किसी को खुजली हो रहा है, किसी को फलाना हो रहा है, किसी को डीकना हो रहा है, राइट। तो ये सब न्यूज़ पेपर आप लोग देखते रहते होंगे, तो और वही सब क्वेश्चन भी बनाएगा। और एक क्वेश्चन रहेगा कोरल्स का डिजीज। आप लोगों में से मैं बता रहा हूँ ना 95% बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कोरल का भी डिजीज होता होगा, ये गारंटी है, मुझे पता है ना, है ना। तो ये सब चीजें कभी कभी लिखना नहीं, पढ़ना पड़ता है यार, है ना। सिर्फ कोरल प्लेग देखो, ये तो इतना आसान तो यूपीएससी कभी नहीं पूछने वाला, पूछेगा तो है ना, पूछेगा तो यही दो में पूछेगा दैट ब्लैक बैंड डिजीज वाज रिसेंटली यूज, व्हाइट बैंड डिजीज वाज रिसेंटली यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो देख रहे हो सब कुछ चीजें हो जा रही है। एनीवेज, नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा रीजन बोल सकते हो कोरल ब्लीचिंग का, वो है केमिकल पॉल्यूशन। अब क्या हो रहा है दैट बहुत समय क्या होता है ना, न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है, या फिर नियर बाई फार्मिंग प्लॉट से जो है आपका ओशंस में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, राइट। इसके कारण क्या हो रहा है, ओशन में फाइटोप्लैंक्टन्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। अब फाइटोप्लैंक्टन्स अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होंगे तो क्या होगा, वो कॉम्पीट करेंगे आजू बाजू वाले कोरल्स के साथ, है ना। और इससे क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, राइट। चलो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ओशंस के टर्म्स में देखोगे तो रिस्पेक्टिवली बहुत कम है, क्योंकि ओशंस बहुत बड़ा वाटर बॉडीज होता है एज कम्पेयर टू लेक्स या फिर पॉन्ड या फिर लोकल रिवर्स, राइट। बट स्टिल फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ जो प्रमोट होगी ना, उससे हैम्पर तो होगी ना जी कोरल के ग्रोथ को, वही चीज बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज सेडिमेंटेशन। नाउ आपने पढ़ा होगा दैट कोरल्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है, एक तो क्लीन और सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए। क्योंकि देखो कोरल जैसे सोचो ये कोरल है, ठीक है। कोरल क्या होता है ना, इस टाइप के पोर्स होते हैं कोरल्स में, ठीक है, इस टाइप के पोर्स होते हैं। ये सोचो अगर कोरल्स है ना, तो देखो देख रहे हो इस टाइप के पोर्स होते हैं। अब सोचो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स है, तो ये सेडिमेंट्स क्या अगर सोचो इस पोर में जाके फंस गया, सोचो यहाँ पे फंस गया, इस पोर्स को बंद कर दिया, तो इसका जो इनटेक एंड आउटटेक ऑफ फूड एंड अदर चीज़ है ना, वो बंद हो जाएंगी, राइट। क्यों? क्योंकि माउथ ऑफ कोरल पॉलिप्स को ये क्लॉग कर दे रहा है, ठीक है, जिससे क्या कोरल्स जो है आपका मर सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया इंक्रीज सेडिमेंटेशंस,
है ना, बहुत समय कोस्टल रीजन में कंस्ट्रक्शंस की जाती है या फिर लैंड क्लियरेंस या फिर और भी बहुत डिफरेंट फैक्टर्स होती हैं, है ना, जिसके कारण जो सिल्ट पार्टिकल्स का डेंसिटी है ना कोरल्स के आजू बाजू वाले रीजन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे टर्बिडिटी बढ़ती है, इससे कोरल फोटोसिंथेसिस को इम्पैक्ट मिलता है जिसके कारण जो है वो मर जाती है। और भी कुछ कुछ फैक्टर्स जो है जिससे कोरल्स बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं, जो कि आपको शायद पता होना चाहिए, वो है वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ ओशन सैलिनिटी जो है ना वो इंजूरियस होता है कोरल पॉलिप्स के ग्रोथ के लिए। ठीक है, अच्छा सवाल होता है ओशन के सैलिनिटी जो आप ओशन से आपने बोला बहुत ज़्यादा हाई प्रोपोर्शन, ठीक है, इंजूरियस होता है, तो होना कितना चाहिए, इतना ऐसा चाहिए। देखो कुछ सैलिनिटी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है ना, अब बट एक लेवल से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। दैट इज 27 पार्ट्स पर मिलियन से 30 पार्ट्स पर मिलियन जो है वो आइडियल कंडीशन है ग्रोथ, आई मीन कोरल के ग्रोथ के लिए। ठीक है, और ओशन करंट्स एंड वेव्स जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होते हैं ओशंस के लिए, आई मीन कोरल्स के ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब भी सोचो वेव्स चल रही है, सभी भी सोचो करंट चल रही है, मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन जो है एक मास ऑफ वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है, और वही वाटर जो है अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी लाती है। ठीक है, तो इससे कोरल्स को भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन इंड्यूस थ्रेट कोरल्स के ऊपर। ह्यूमन इंड्यूस क्या है, हम सोचो हम लोग सी ट्रॉलर्स यूज़ करते हैं, है ना, ओवर फिशिंग, यही तो हमारा एक कंडीशन है ना। हम देखो इंडिया, अगर जियोपॉलिटिक्स अगर देखोगे, इंडिया का श्रीलंका के साथ क्यों इतना बनता नहीं है, क्योंकि श्रीलंकन एक तो गवर्नमेंट बोलती है दैट देखो इंडियन सी आई मीन सी फिशरमैन जो है वो हमारे रीजन में मछलियाँ पकड़ते हैं, मछलियाँ भी पकड़ते हैं तो ठीक है पकड़ो, बट वो बॉटम ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, बॉटम ट्रॉलर्स का अगर इस्तेमाल करोगे तो सोचो अगर यहाँ पे जाली आपने फेंक दिया, ठीक है, आप इसको घसीटते हुए ले जा रहे हो, तो यहाँ पर जितने सारे ओशनिक प्लैंक्टॉन्स है या फिर आप कर जाकर नेक्टॉन्स है जो क्या नीचे लेवल में स्पीशीज में, या फिर आप सोचो यहाँ पे जो कोरल्स है वो भी तो खत्म हो जा रहा है ना जी। तो ये ह्यूमन इंड्यूस थ्रेट तो खैर लगा ही हुआ रहता है। इंडस्ट्रियल ये तो खैर पहले ही डिस्कस कर लिया। कोरल माइनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। मैंने बोला ना दैट कोरल से जो है बहुत समय हम लोग कुछ मेडिसिन बनाते हैं, कुछ कुछ फर्टिलाइजर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगेन ये कोरल माइनिंग भी बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान इसको पहुंचाता है, राइट। हाँ तो ये सब तो खैर, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ये, चलो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये बता देता हूँ, दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव सबमरीन प्लेटफॉर्म। अगर सोचो ये मरीन रीजन है, राइट, मैंने बोला ना दैट एक पर्टिकुलर लेवल तक ही कोरल्स बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ही उसको प्रॉपरली सनलाइट मिलता है, प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर डिफरेंट फैक्टर्स होने का मिलता है, राइट। तो अगर सोचो एक सबमरीन प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा सबमरीन प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो आगे दैट इज अ कंड्यूसिव कंडीशन ना, जिससे आपका आराम से ये कोरल्स जो है यहाँ पे प्रोपेगेट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ कुछ जो कि हमें समझनी पड़ेगी ना। कुछ कुछ रिपोर्ट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ, और ये फालतू वालतू ऐसे वैसे रिपोर्ट्स नहीं है दोस्तों, सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, देखो 2007 का प्लानिंग कमीशन तब था ना, तब का रिपोर्ट है, राइट। और ये है अंडमान एंड निकोबार इकोलॉजी, द सोसाइटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार इकोलॉजी, दैट इज सेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। 1998 में बेसिकली इन्होंने सबसे पहला रिपोर्ट लाया था, ठीक है। उसमें इन्होंने क्लियरली बोला था दैट देखो भैया, अंडमान एंड निकोबार के इन एंड अराउंड जो कोरल्स है ना, वहां पे ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा आने वाले समय में हो सकता है, ठीक है। और इनफैक्ट 30 to 70% जो ऑलरेडी ब्लीचिंग जो है ये अंडमान एंड निकोबार के आजू बाजू जो कोरल्स है उनका ऑलरेडी हो चुका है। और रीज़न ये दिया गया था दैट 1997-98 में जो है सडनली 2 डिग्री सेंटीग्रेड इस रीजन के रीजनल टेम्परेचर में हमें चेंजेस देखने को मिला था, इसीलिए, ठीक है। तो आप खुद सोचो, अचानक से अगर ऐसा हो गया तो 30 से 70% जो है सीधा कोरल साफ है ना, तो फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस का भी एक रिपोर्ट था जहां पे बोला गया था दैट एवरी नोन मास कोरल ब्लीचिंग जो है वो तब हमें देखने को मिला है जब कोई भी रीजन का रीजनल टेम्परेचर जो है ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है। और आपको पता है अल नीनो जो इवेंट होता है जहां पर सडनली कोई भी पर्टिकुलर सीजन्स में हमें टेम्परेचर अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन्स जिसके कारण हमें ऑफकोर्स कोरल डेथ्स देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इनफैक्ट 1998 में 16% ऑफ द कोरल डेथ्स जो हुआ अराउंड द वर्ल्ड जो हुआ था ना, वो अल नीनो के कारण हुआ था, ऐसा बोला जा रहा है, राइट। नाउ सवाल होता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भैया। देखो कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना मल्टीप्रोज कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए दैट मरीन फूड चेन जो है ना वो बर्बाद हो जाता है,
राइट। अब मरीन फूड चेन बोले तो देखो मरीन स्पीशीज जो होती है ना, जैसे फिश ले लो, इन्वर्टिब्रेट्स ले लो, तो वो कोरल के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने बोला ना पहले ही दैट 0.1% एरिया में कोरल्स हैं, बट स्टिल अराउंड 25% ऑफ द मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है वो इनके इर्द गिर्द ही होता है। मतलब इसीलिए कोरल्स को हम लोग रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी बोला जाता है। इनफैक्ट अगर ट्रॉपिकल लैंड बेस्ड अगर रेन फॉरेस्ट देखोगे, उससे भी ज़्यादा डाइवर्स है ये कोरल। आप समझ रहे हो कोरल की इंपॉर्टेंस, क्यों मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहा था। ठीक है ना। नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है वो डिक्लाइन इन जेनेटिक एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। यार कोरल्स का भी तो स्पीशीज डाइवर्सिटी होता है ना जी, है ना। आप सोचो कोरल्स मर ही जा रहे हैं ब्लीचिंग के कारण, तो एक तो डाइवर्सिटी सीधा साफ हो जा रहा है ना जी। हो सकता है ना दैट कोई पर्टिकुलर डाइवर्सिटी जो कि अभी तक खोज नहीं हुआ है, बट स्टिल दैट इज अंडर ह्यूज स्ट्रेस, है ना। और वो अगर खत्म हो गया तो फ्यूचर में कभी हम लोग खोज भी नहीं पाएंगे, है ना। तो अगेन अगर सोचो ठीक है ऑलरेडी हमारे देश पास अगर वो डॉक्यूमेंटेड रहता तब वो कोई अलग बात है, राइट। बट अगर कोई स्पीशीज ऐसी है जो कि डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है और वो भी साफ हो जा रही है दुनिया से, है ना, तब तो ये तो क्या बोल सकते हो आप मतलब ह्यूमन के ग्रीड का ही एक नतीजा है दैट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी वो तबाह हो रही है, राइट। नेक्स्ट इज डिस्करेज टूरिज्म। ऑफ कोर्स कोरल ब्लीचिंग अगर हो भी गया, क्या आप उस रीजन में टूरिज्म करना पसंद करोगे? चलो 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ दैट आप अंडमान एंड निकोबार गए हो, है ना। वहां पर एक बार तो आप स्नॉर्कलिंग कर लिया आपने, है ना, चलो भाई डेड कोरल्स ही देख लिया, चल, है ना। सोचो मैं आपको 2 कंडीशन देता हूँ। एक तो ऐसा कंडीशन है जहां पर आप डेड कोरल देख रहे हो, डेड कोरल, राइट। और दूसरा ऐसा कंडीशन है जहां पर आप बहुत लाइव कोरल, बहुत खूबसूरत रंग बिरंगा अलग अलग कलर्स के कोरल्स देख रहे हो, राइट, है ना। यहां पर आपको चलो पहला वाला टूर में आपने यहां पर भी स्नॉर्कलिंग किया, यहां पर भी स्नॉर्कलिंग किया। दूसरे वाले टूर में आप बताओ आप यहां पर स्नॉर्कलिंग करना पसंद करोगे या यहां पर जहां पर ऑलरेडी डेड है? आपको तो पता है दैट इस रीजन में तो यार ऑलरेडी एक बार देख लिया, चल और क्या देखने का है। बट यहां पर क्योंकि रंग बिरंगा आपको दिखा था, तो शायद आप दूसरे बार फिर से यहां पर इन्वेस्ट करोगे। यहां पे इन्वेस्ट करोगे तो यहां की जो लोकल इकोनॉमी है वो बूस्टअप होगी, राइट, है ना। तो वही चीज बोला गया दैट अल्टीमेटली जो कोरल ब्लीचिंग अगर हुआ ना, तो ये कहीं ना कहीं डिस्करेज करता है टूरिज्म को भी, ठीक है। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं देयर इज अ शिफ्ट ऑफ फिश कम्युनिटीज। जी हाँ एब्सोल्युटली। आप खुद सोचो ना, अल्निनो के कारण अगर अचानक से अगर मतलब कोरल्स ही कोई रीजन से शिफ्ट कर रहा है, तो कोरल्स के ऊपर ही तो 25% ऑफ द मरीन डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी डिपेंडेंट है ना। तो अगेन फिशेस भी तो माइग्रेट करेंगी ना दूसरे जगह, है ना। मतलब अगर सोचो आप यहाँ पर पहले मछली पकड़ते थे, है ना, आप अभी आ रहे हो मछली पकड़ने बट आपको फिशेस मिल नहीं रही है, तो आप क्या करोगे? आपके पास तो कुछ नहीं है। आप बोलोगे सर फिश जो है कैच बहुत कम हो गया, बट एक्चुअली में फिश कैच जो है वो माइग्रेट हो गया अलग रीजन में, ठीक है। इससे क्या हो रहा है दुनिया भर में फूड सप्लाई भी जो है ना ये भी खतरे में है, राइट, है ना। तो अगर फूड क्राइसिस का एक टॉपिक आपको मिल गया, यहाँ पे जीएस का भी एक टॉपिक मिल गया दैट फूड क्राइसिस क्यों हो रहा है, उसका एक रीजन, ठीक है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ नेचुरल प्रोडक्शन बाय कोरल। अब देखो क्या हो रहा है दैट जो लोग को देखो कोरल्स यूजुअली मिलते कहाँ है, हाँ मैंने बोला ना, सोचो ये कॉन्टिनेंट है, राइट। तो इस फोटिक जोन कहाँ होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के ऊपर ही होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स क्या कॉन्टिनेंट से सटा हुआ ही रहेगा यार, राइट। अब कॉन्टिनेंट से सटा बोले तो अगर सोचो यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन तो रहेगी ना यार, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सा बात है, राइट। तो अब ह्यूमन हैबिटेशन अगर रहेगा तो ये जो लोग इस रीजन में रह रहे हैं ना, पीपल लिविंग नियर दिस कोस्ट, दे आर मोर वल्नरेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉर्म्स डैमेजेस से ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इरोजन फ्लडिंग के कारण जो है यहाँ पे डैमेजेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, राइट, जिसके कारण ऑफ कोर्स कोरल्स की भी प्रॉब्लम्स बेसिकली आ सकता है। नेक्स्ट एक जो मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट शेयर करना चाह रहा हूँ वो है क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट। ना ये क्यों शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2014 में आप देख लीजिएगा पेपर में ऑलरेडी 15 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था दैट गिव एन अकाउंट ऑफ द रीसेंट ऑब्जर्वेशन ऑन कोरल ब्लीचिंग विथ रेफरेंस टू क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट, राइट। आप समझ रहे हो क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट। अगर सोचो आपको कोरल ब्लीचिंग का टॉपिक तो आता है बट आपने क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट पढ़ा नहीं है, तो क्या आप लिख कर आओगे? कुछ नहीं लिख कर आ सकते हो, राइट। क्योंकि इस रिपोर्ट में जो जो बोला गया एटलीस्ट यू नीड टू जॉट दैट डाउन इन योर पेपर, राइट, राइट। तो हाँ चलो पढ़ते हैं क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट इन कोरल ब्लीचिंग। ये पहला ऐसा रिपोर्ट था जो कि दुनिया में कोरल रीफ्स का जो स्टेटस है उसको बतला रहा था।
पब्लिश किया गया था 1998 में, जिसको एडिट किया गया था बाई क्लाइव विल्किंसन, इसलिए इसका नाम क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट है। बट पब्लिश किया गया था बाई ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क के द्वारा, ठीक है ना। सवाल होता है इसमें ऑब्जर्व क्या किया गया था क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट में। उसमें बोला गया था देखो भैया, कोरल रीफ जो है ना, ये वन ऑफ द फर्स्ट इकोसिस्टम है जो का इम्पैक्ट होगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ओशन एसिडिफिकेशन, और इनफैक्ट हो भी रहा है। इसमें कहा गया था दैट वो क्लियरली हमें विजिबल दिख भी रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लीचिंग इवेंट जो दुनिया भर में देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, राइट। यही नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ रीफ्स भी जो है उनका रेट भी जो है बहुत ज़्यादा, रीफ्स जो है बहुत जल्दी तगड़ी से खत्म हो रहा है, राइट। इनफैक्ट दूसरा पॉइंट जो दिया गया था वो ये दिया गया था दैट 10% ऑफ द अर्थ का कोरल जो है ना, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, स्केलेटन में बदला जा चुका है। 10% तो खत्म, राइट, दुनिया भर में। अच्छा, 30% जो है अर्थ का कोरल वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, और 30% जो है राकी ये सीवियर स्ट्रेस है, मतलब यहाँ पर भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी स्ट्रेस है। इस स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अभी थोड़ा, इसमें तो बहुत ही कम विंडो है बचाया जा सकता है इसको, बट इसको बचाया जा सकता है अगर प्रॉपरली एक्शंस लिया गया तो। प्रॉपरली एक्शंस मेनली क्या है? ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग को घटाने की कोशिश करो मेरे भाई, है ना। तो वही चीज़ बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट इज बोला गया अगर क्लाइमेट चेंज को स्टॉप नहीं किया गया तो कहा जा रहा है 2050 तक जो है ना सारा कोरल रीफ जो है खत्म हो सकता है, बिल्कुल। बोला गया है फोर्थ पॉइंट में, इंडियन ओशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होगा इन मरीन रीजन। इनफैक्ट 70% से ज़्यादा मोर्टेलिटी जो है ना कोरल का, वो कहाँ का हो रहा है पता है? केनिया के, दैट इज ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट में, अंडमान निकोबार के इर्द गिर्द, मालदीव्स, लक्षद्वीप, ये रीजन में, ठीक है। इनफैक्ट पास्ट में भी अगर देखोगे कोरल ब्लीचिंग जो है वो अनडाउटेडली अल्नीनो से कोइंसाइडेड था, बट अभी जो है ना ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये अल्नीनो का इवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है, पहली बात तो। ऊपर से और भी ज़्यादा इवेंट्स, जैसे मैंने बोला था ना अटलांटिक मैरीटाइम ओशनिक सर्कुलेशन, ठीक है, तो ये मेरिडोनियल ओशनिक सर्कुलेशन, तो ये सब भी फैक्टर्स है जो क्या अल्टीमेटली कोरल ब्लीचिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज कोरल ट्रायंगल। कोरल ट्रायंगल देखो, जैसे मैंने बोला था ना, एक तो रीजन दिया था आपको पापुआ न्यू गिनी, राइट, और दूसरे जो है ये है इंडोनेशिया, तीसरा है मलेशिया। इस रीजन को जो है ना दोस्तों, इसको कोरल ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है दैट देखो इस रीजन में कोरल्स की जो प्रोपोर्शन है रिस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा है, और इस रीजन में अगर कोरल रीफ लॉस होगा तो खुद सोचो इस रीजन की जो मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, इकोनॉमी जो चलती है टूरिज्म में, वो सारा बर्बाद हो सकता है, राइट। तो इसलिए बोला गया दैट लॉस ऑफ कोरल रीफ्स नियर द मेजर सेंटर ऑफ पॉपुलेशन। और ये सब क्या है यार, यहाँ पे पॉपुलेशन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। सो देयर इज लॉस ऑफ कोरल कवर, जिसके कारण जो है फिश पॉपुलेशन की बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर समाप्त भी हो रही है। नेक्स्ट इज कैरिबियन रीफ। कैरिबियन रीजन पता है ना कहाँ है ना, सेंट्रल अमेरिकन रीजन के आजू बाजू, ठीक है। तो उस रीजन में अगर देखोगे अभी क्या कर रहा है, पैरट फिशेस को बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग किया जा रहा है। पैरट फिशिंग कैसे ओवर फिशिंग, पहले तो नहीं किया जाता था। देखो पैरट फिशिंग कुछ ऐसे पैरट फिशेस लगता है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, ऑफ कोर्स। तो लोग इसको क्यों फिशिंग करते हैं? ऑफ कोर्स अपने एक एक्वेरियम में घुसाने के लिए, है ना, जिससे लोग तारीफ करें। अब देखो पहले क्यों नहीं पकड़ पाते थे, क्योंकि पहले जो कोरल्स थे ना वो भी रंग बिरंगे होते थे। अब कोरल्स के बीच में ये जाके छुप जाते थे, है ना, कोई समझ में भी नहीं आता था, समझ रहे हो बात। बट अभी जो है ये क्लियरली डिस्क्रिप्शन हमें दिख रहा है दैट ये जो जितने आजू बाजू कोरल्स थे ये सब तो बर्बाद हो गए, राइट। तो ये पैरट फिश क्लियरली दिख जाता है, राइट। इससे क्या होता है दैट वो जो सी में जो रहते हैं ये लोग सर्फर्स क्या उनको बोलते हैं ना, तो वो लोग बेसिकली इस पैरट फिश को आराम से पकड़ सकता है, ठीक है। तो देख रहे हो इसके इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस कितने ज़्यादा है, कितने बुरे हैं, इसीलिए इन टाइप की चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। और अगेन दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडे गाइज। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला दैट अगर आपको एडमिशन लेना है ज्योग्राफी ऑप्शनल के ऑनलाइन क्लासेस में, तो कृपया आप स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।